बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जी लोग जश्न आज़ादी की तैयारियां भी भरपूर तरीके से मना रहे हैं और मनानी भी चाहिए। एक ही दिन बाकी रह गया है। शहर का अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो हर तरफ हमें सब हलाली परचमों की बहार नज़र आ रही है और लोग जो है भरपूर तरीके से तैयारियाँ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो मौजूदा सूरत हाल है मैं हर रोज़ जिक्र करती हूँ, आप तक अपडेट भी पहुँचाते हैं, उसको भी नहीं भूलना। जश्न आज़ादी ज़रूर मनानी है लेकिन एहतियात के साथ मोहतात रहना है। वो जो हम देखते हैं रात को मंचलों का रश हो जाता है, उससे थोड़ा सा गुरेज कीजिए। अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाहर जो गैदरिंग्स हैं वहाँ पर अपने बच्चों को जाने से जो है वो रोकें, क्योंकि इस तरह से जितना रश होता जाएगा, रश वाली जगह पे जाएंगे, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जी आपको कोरोना हो सकता है। दूसरा, वैक्सीनेशन लाजमी करवा लीजिए। आगे चल के अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आज के सेगमेंट्स और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम आज कैसा रहेगा। कोमल होंगी हमारे साथ। जी कोमल, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? बिल्कुल अन्ना, शहरी लाहौर में सूरज आग बरसा रहा है और पारा जो है वो 34 डिग्री तक जा पहुंचा, यानी कि अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 55% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है ओवरऑल लाहौर में। लेकिन इस वक्त जो है हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही और अच्छी खासी गर्मी के साथ साथ हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा गया कि मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो अगस्त का सबसे गर्म तरीन दिन गुजरने वाला है। और इसी तरह लाहौर के इक्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो 162 तक जा पहुंचा, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दिन भर के हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है कि दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक रहने वाला है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल, आप हमारे साथ मौजूद थी। और मौसम कैसा रहेगा कोमल ने हमें बताया है जी। वाकई आज गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है और हवा का तो नामो निशान भी नहीं है। खैर, गर्मी से बचने के लिए भी आप एहतियात कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पहली खबर क्या है जी, मैं आपको बताऊं, कोरोना की चौथी लहर बेकाबू होने लगी, शहरियों की बेएहतियाती मज़ीद बढ़ गई है। वोल्टेज गिराओ, लोड शेडिंग मुकाओ, बिजली की तलब में कमी का अनोखा हल ढूंढ लिया गया। महंगाई के सुनामी में गरीब गौतज़न, घी तेल की कीमतों में इजाफा। पंजाब कंपल्सरी होली कुरान बिल 2021 मंजूर। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, चौथी लहर कोरोना की बेकाबू होने लगी है और वही हो रहा है जिसका डर है और हम एहतियात देख रहे हैं जी, कहीं नहीं की जा रही। वैक्सीनेशन, मास्क, समाजी फासला लाजमी है, माहिरीन ये कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन करानी है वो करा रहे हैं, जिन्होंने नहीं करानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी बज़िद हैं। सबसे पहले तो एहतियात पे आ जाते हैं ना, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इनको रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली आपको इनाफ लग रही है? देखिए ना, हुकूमत गुज़िश्ता कमोबेश 1.5 बरस से ज़्यादा वक्त हो गया, वो कोरोना के एहतियाती तदाबीर के हवाले से बार बार पब्लिक को इंगेज करने की कोशिश कर रही है, मैसेजेस के ज़रिए से, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से, या छोटे छोटे आप मैसेज जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की जानिब से पेश किए जा रहे हैं ताकि पब्लिक जो है वो रिस्पॉन्सिव हो। अच्छा, इब्तिदा में जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तो उस वक्त तक इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि आप मास्क लगाएं, आप समाजी फासला रखें, आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, आप जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जाने से इज्तिनाब करें, जब तक वैक्सीन नहीं आई। अब जब वैक्सीन आ गई तो गवर्नमेंट का, सूबाई गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इनका एक फोकस रहा कि पब्लिक को अब इस बात पर कन्विंस किया जाए कि वो वैक्सीनेशन कराएं। उसके लिए मुख्तलिफ लेजिस्लेशन की गई, उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए और मुख्तलिफ जो है वो इस वक्त पॉलिसी नाफिज करके
पब्लिक को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको भी पाबंद बनाया गया है, और पब्लिक जो ट्रैवल करती है या उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर जाना है, अगर उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन पर भी पाबंदियां लगाई गई। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि हुकूमत ये इक़दामात करके कोरोना के फैलाव को रोकने में संजीदा है, लेकिन अब एक नया मसला दरपेश हो गया है गुज़िश्ता कई दिनों से कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है उन्हें दोबारा से कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव हो गया है, या उनमें अलामात जाहिर हो रही हैं। तो ये तशवीशनाक बात है। हुकूमत को अब ये करना पड़ेगा, हर सूरत करना पड़ेगा कि देखें, एक तो वो तबका है जो वैक्सीनेशन की तरफ अभी तक आमादा नहीं हुए, यानी वो हुकूमत से या इस पूरे मामले से कन्विंस नहीं है अभी तक कि वो इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। एक रीज़न ये भी है। दूसरी रीज़न ये है कि बाज़ केसेस में ऐसे नताइज आ रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गया है या उस पर साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तो वो सीना बसीना बातें फैलती हैं, तो उससे भी अदम एतमाद पैदा होता है। गवर्नमेंट उसको भी एड्रेस नहीं कर रही सही तरह से। अब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है, उन्होंने तो इसलिए वैक्सीनेशन कराई थी कि अब वो महफूज रहेंगे और कम से कम इसका शिकार नहीं होंगे। वो केसेस भी 12% तक चले गए हैं। ठीक। तो ये तशवीशनाक बात इसलिए है, अब हुकूमत को डबल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हुकूमत को ये वजाहत करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को दोबारा से कोरोना पॉजिटिव हुआ है वैक्सीनेशन के बावजूद, उसकी क्या मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सपर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो पब्लिक को इसके आर्गूमेंट्स दें। सही। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो वैक्सीन हुई है वो कौन कौन सी वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके बावजूद कोरोना के, और वो कौन सी वैक्सीनेशन है, किस कंपनी की वैक्सीनेशन है जिसको लगाने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे, यानी दोबारा कोरोना का शिकार नहीं हो रहा कोई फर्द। तो ये हुकूमत को अपने लेवल पर स्टडी करके उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, अब वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, उन्होंने पब्लिक की बड़ी प्लेसेस पर भी नहीं जाना, उन्होंने मॉल्स में भी नहीं जाना, उन्होंने सिनेमा में भी नहीं जाना, उन्होंने फैक्ट्री जाना है, वहां पे मजदूरी करनी है, शाम को घर वापस आ जाना है, रोटी खानी है, सो जाना है, और ये आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब है। इसी तरह दही आबादी के अंदर जो है वहां पर लोग अपना जो है वो जमीनों पर जाते हैं, काश्तकारी करते हैं, वापस घरों को आ जाते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा घूमना फिरना उस तरह से नहीं है। तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो वैक्सीन लगवाएं? तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अगर हुकूमत को इसका बरवक्त इदराक ना हुआ तो जो नताइज हुकूमत वैक्सीनेशन के जरिए से पैदा करना चाह रही है, हासिल करना चाह रही है, वो हासिल नहीं कर पाएगी। हुकूमत को अब महज कोरोना SOPs पर फोकस नहीं करना होगा, ये तो करना ही करना है। इसके साथ अब आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन कराने के लिए लोगों को आमादा करना, और कौन से वैक्सीन से दोबारा जो है अंदेशा है कि आपको कोरोना हो सकता है, ये हुकूमत का काम है कि वो पब्लिक को कन्विंस करे, मैसेजेस कंस्ट्रक्ट करे। हुकूमत तो सुमरू साहब ये भी इंश्योर नहीं कर पा रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है, मतलब इतना मिसमैनेजमेंट है कि लोगों को कॉल्स ही नहीं आ रही है। देखिए, पहले इन्होंने ये कहा कि पहली डोज के 28 दिन बाद या 22 दिन बाद आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, और जब आपको मैसेज आएगा तो आप उस कोड को, नए कोड को लेकर जो भी करीब तरीन वैक्सीनेशन सेंटर है वहां से जाके वैक्सीन करा लें। अच्छा, वो 28 से बढ़ के 42 हो गया। अच्छा, 42 दिन तक चले गए बगैर बताए। उसमें ऐसा नहीं कि कोई मैसेज आया हो कि आपको 42 दिन बाद वैक्सीन लगेगी। पहले तो ये मैसेज आते रहे 28 दिन बाद वैक्सीन होगी दोबारा दूसरी डोज के लिए। अच्छा, अब जो है वो NCOC ने फिर एक नया फैसला किया है चंद रोज पहले कि नहीं जी, हम उसको 42 दिन से वापस कम करके नीचे लेकर आ रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। तो यहां पर मेडिकल साइंस कहां गई? बिल्कुल कि आपकी ने उस मेडिकल साइंसेस की बुनियाद पर पहले ये कहा कि 28 दिन बाद लगेगी। अगर मेडिकल साइंसेस में 42 दिन की गुंजाइश थी तो आप पहले पब्लिक को कन्विंस करते, पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करते। अब पैनिक जो है वो कौन हुआ? वो शख्स जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है, जो पहली डोज लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर गया या किसी और वैक्सीनेशन सेंटर पर गया, उसने वैक्सीनेशन करा लिया, वो दूसरी डोज का इंतजार कर रहा है। तो ये मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रही है
कि हुकूमत जो है इसके मुतालिक आए रोज़ अपनी पॉलिसी को तब्दील करती है, और जब आप अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हैं और पब्लिक को वो पॉलिसी बर वक्त इन्फॉर्म नहीं की जाती तो फिर क्यास पैदा होता है। तो मैं इसलिए इस बात पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन आप उस वक्त तक इस प्रोसेस को कामयाब नहीं बना सकते जब तक पब्लिक को कन्विंस नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि महज कानून साजी के जरिए से इस बात पे कि हम सरकारी मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें जारी नहीं करेंगे, हम सरकारी मुलाजमीन अगर कोई जो है वो महकमे में आता है उस पर पाबंदी लगा देंगे, हम सेक्रेटेरिएट में पाबंदी लगा देंगे, तो मुझे बताएं कि शहरों के अंदर या मुल्क के अंदर कितनी आबादी है जो सरकारी मुलाजिम है? ठीक है, मुल्क की आबादी का 10% भी नहीं होगी। तो आप इतनी बड़ी आबादी जो बाकी बचती है उसको कैसे इंगेज करेंगे? उसको तो आप लॉजिक के जरिए से करेंगे, उसको दलील के जरिए से करेंगे, साइंसी बुनियादों पर करेंगे। महज ये कह देना वैक्सीन लगवाएं, तो अब 12% वो लोग उसमें आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है लेकिन इसके बावजूद उनको दोबारा से हो रहा है, और वो खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो ये कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है। तो हुकूमत बाकी लोगों को कैसे आमादा करेगी? तो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं कि हुकूमत को प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर ये जिम्मेदारी जो है वो ऐसे तरीके से निभाना होगी कि वो अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें और नई स्टडीज कराएं, और एक ही पॉलिसी कम से कम जो है उसको ही हर जगह इंप्लीमेंट रखें। आए दिन 4 दिन बाद अगर आप चीजें बदलते रहेंगे तो उसका फायदा। फिर उसमें आपने ये किया, आप 2 वैक्सीन पैरेलल चलाते रहे। एक वैक्सीन आप वो करते रहे जिसकी 2 डोजेस थी, और एक वैक्सीन आप वो करते रहे जो सिंगल डोज थी। सिंगल डोज वाला तो बच गया, उसके तो मजे हो गए। जो दूसरी डोज वाला था वो बेचारा इंतजार में है कि मैं दूसरी वैक्सीन कब लगवाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे लोग भी जो हैं वो ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हुए हैं। खैर, अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने वैक्सीन करा ली है, अब उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेना है। अब सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप वेबसाइट पे जाएं, जो इन्होंने नादरा से लिंक वेबसाइट बनाई है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, वहां पर आप जाएं, वो कहते हैं जी अगर आपने खुद सर्टिफिकेट लेना है तो आप पेमेंट करें थ्रू क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब जिसका क्रेडिट कार्ड नहीं है वो 100 रुपया देने से भी माजूर। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने दूसरी ऑप्शन दी कि ई सहूलत के जरिए से आप ट्रैकिंग नंबर लें और ट्रैकिंग नंबर लेके जाके ई सहूलत मरकज पे जाके वो करें। आपने कितनी तशहीर की कि ई सेंटर कहां पर बनाए हैं, ई सहूलत मराकिज कहां हैं। अच्छा, फिर वो दूसरी शिकायत ये भी है कि ई सहूलत सेंटर पे लोग जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, वहां पे सिस्टम कनेक्ट नहीं होता, तो इंटरनेट के मसाइल हैं। तो आपको आसान तरीका बनाना चाहिए कि जो कोरोना वैक्सीन करा ले उसके बाद सर्टिफिकेट लेने में तो उसको आसानी हो। अब जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो सर्टिफिकेट ना ले, अच्छा वो फिर जाके नादरा के ऑफिस में लंबी लाइनों में जाके खड़ा हो, वहां पे जाके सर्टिफिकेट ले। अच्छा, फिर वहां पे जाके लंबी लाइनों में खड़ा होगा, फिर आपका समाजी फासले की पॉलिसी कहाँ गई? तो ये हुकूमत को अपनी पॉलिसियां खुद ही आप SOPs की धज्जियां उड़ाएंगे तो किस तरह से ये चीज़ें फॉलो लोग करेंगे। खैर, आपने अपने आप की हिफाजत तो खुद ही करनी है, वो किसी ने आके नहीं करनी, तो इसलिए एहतियात कीजिए। ब्रेक के बाद हमने कुछ लोड शेडिंग किस तरह से मुकानी है इसका एक नया तरीका ईजाद किया गया, उसकी तरफ आते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एहतमाम किया गया और सलामी पेश की गई है। मनाजिर आपने मुलाहिजा किया। हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी, बिजली की तलब में कमी का अनोखा हल ढूंढा गया है। अनोखा तो है लेकिन इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? वोल्टेज गिराओ, लोड शेडिंग मुकाओ। सुमरू साहब, ये कौन सी नई साइंस ईजाद की जा रही है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। वैसे तो ये हर साल होती है और बिलखसूस गर्मियों के महीनों में की जाती है, क्योंकि जब बिजली की तलब में इजाफा होता है तो लोड शेडिंग बढ़ जाती है। फिर नतीजा आपको पता है वोल्टेज गिरने का क्या होता है? तो आपकी लोड शेडिंग बढ़ जाती है। अब जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो मीडिया भी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों की कवरेज करता है, पब्लिक भी जो है वो सड़कों पर आती है, वो भी मुजाहरे करती है, और पूरी एक कैंपेन होती है। कैंपेन से मुराद गवर्नमेंट की फेलियर को हाईलाइट किया जाता है कि देखिए जी, बिजली की तलब पूरी नहीं कर सकी हुकूमत और हुकूमत ने कोई प्लान नहीं किया। हर साल ऐसे होता है। अब इस साल हुकूमत थोड़ा स्मार्टली खेल रही है। स्मार्टली इस तरह से खेल रही है कि घर में बिजली ना जाए, शहर में बिजली ना जाए, बिजली रखें लेकिन लो वोल्टेज पर रखें। जब आप लो वोल्टेज पर उसको ले जाएंगे तो बिजली की जो तलब है उससे बल्कि ज्यादा जो है आपके पास रसद मौजूद होगी। अब जब रसद मौजूद है, तलब आप पूरी कर रहे हैं, तो लोड शेडिंग नहीं होगी, यानी बिजली नहीं जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है?
हो ये रहा है कि एक ग्रिड स्टेशन पर जो 132 केवी वहां पे बिजली होनी चाहिए उसको आपने गिराकर वहां 128 केवी कर दिया। अच्छा, 4 केवी कम कर दिए। और नीचे घर पे आके एंड कंज्यूमर जो है, जिसके पास जो वोल्टेज होता है, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो कि बिजली पर चलने वाले तमाम घर के अंदर घरेलू आलात जितने हैं वो कम से कम 240 वोल्टेज पर चलते हैं। कम से कम 240 वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज है, आपने उसको गिराकर 200 वोल्टेज पर ले आए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि घरों के अंदर एयर कंडीशन सही तरह से काम नहीं कर रहे। फ्रिज जो 24 घंटे चलता है वो बार बार ट्रिप कर जाता है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अंदर आपका टीवी है, अगरचे वो बहुत ज्यादा बिजली नहीं लेता, भरल वो उसको एक स्टैंडर्ड वोल्टेज तो चाहिए। तो फिर होता क्या है कि जब आप कम वोल्टेज पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका दरमियान में कोई मीडिएटर, कोई अडॉप्टर या कोई चीज आपका वोल्टेज को मैनेज करने वाला नहीं है दरमियान में, तो फिर क्या होता है? वो आपकी चीज उड़ जाती है, वो जल जाती है। बिल्कुल ऐसे। अब लेस्को को इससे कोई गर्ज नहीं है। लेस्को ने क्या किया है, स्मार्टली प्ले किया है कि आप बिजली मत भेजें, आप बार बार 1 घंटा बिजली आए 1 घंटा ना आए, उसके नतीजे में हमारी भी सुबकी होगी, हुकूमत की भी सुबकी होगी, हुकूमत पर भी दबाव आएगा, अपोजिशन को भी मौका मिलेगा कि ये लोड शेडिंग हो रही है। तो बेहतरीन जो है वो इंजीनियर्ड तरीके से आपने इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज कम कर दी और उसका नुकसान जो है वो एंड कंज्यूमर को हो रहा है, सारिफ को हो रहा है, चाहे वो घरेलू सारिफ है, चाहे वो सनती सारिफ है, चाहे वो मार्केट के अंदर काम करने वाले दुकानदार हैं या वहां पर प्लाजे हैं, उनको नुकसान होगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो फिर बिल भी पे करें, इस तरह नुकसान भी बर्दाश्त करें। सारिफ का क्या कसूर है? ये कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लेके आते कि बिजली की वैसे ही बचत भी हो जाए और सारिफीन जो है वो आराम से जो है वो अगर भारी भरकम बिल भी देने पड़े वो भी किसी को मुसीबत हुकूमत इसका जवाब देती है। हुकूमत कहती है देखें जी साहबका हुकूमतों ने महंगी बिजली तैयार की, महंगे बिजली प्लांट्स जो हैं वो कहते हैं हम अभी तक वही नतीजा भुगत रहे हैं, अभी तक उनके मंसूबे ही खत्म होने पे नहीं आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि कहते हैं कि कौम तसल्ली रखे, हौसला रखे, हम नए डैम बना रहे हैं और जब नए डैम बन जाएंगे तो हमारे पास पानी का जखीरा होगा, पानी का जखीरा होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं मैंने तो कल पानी का जखीरा होगा, पानी का जखीरा होगा। तो मलिक साहब से मैंने तो कल पूछा था कि किस तरह से वो समरात अवाम तक कब पहुंचेंगे जब आप चले जाएंगे। समरात नहीं, देखें प्लानिंग उनकी प्लानिंग है, वो अपनी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं कि वो पब्लिक को कहेंगे इलेक्शन के दिनों में आप हमें दोबारा मुंतखब करें ताकि हम ये मंसूबे मुकम्मल करें। सही। तो ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोचकर बैठे हैं। पब्लिक ग्राउंड रियलिटीज देखती है। आप की अगली खबर हम उसकी तरफ आ रहे हैं, महंगाई की तरफ, कि असल में हो क्या रहा है। तो हुकूमत इतनी इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही है अपनी 5 साल जिंदगी कि वो ये समझती है कि रावी हर जगह चैन सुख अमन लिख रहा है और इसके अलावा उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये 3 अल्फाज हैं, इसी के गिर्द पूरी हमारी चैन अमन सुख सिर्फ इन लोगों की जिंदगी में है। नहीं, हाँ, आम आवाम की जिंदगी में वो ये समझते हैं कि रावी भी यही लिख रहा है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब हकीकत में ऐसा नहीं है। तो हुकूमत जो है उसको पब्लिक के नुकसान से कोई सरोकार नहीं है, लेस्को को पब्लिक के नुकसान से कोई सरोकार नहीं है। लेस्को के शेयर्स की कीमतें बढ़ती हैं, कितनी देर तक पब्लिक से सरोकार नहीं रहेगा? ये घोड़ा आगे मैदान है। लेस्को जो है ना, लेस्को जो है वो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी जो है उससे बिजली खरीदती है और आगे बिजली बेच देती है। वो करती है बिजनेस और उसका बिजनेस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है रजिस्टर्ड। वहां से उनके शेयर्स की कीमतें बढ़ती हैं, हर साल उनके प्रॉफिट में होता है इजाफा। वो प्रॉफिट डायरेक्टरों में तकसीम होता है। तो उनको क्या लगे कि बिजली आए बिजली ना आए, कम वोल्टेज हो ज्यादा वोल्टेज हो, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। उनको उनका तो मुनाफा मिल रहा है, बिजनेस का मुनाफा मिल रहा है, पिस रही है वो इसी तरह से पिसती रहेगी। मैं बता रहा हूं ना कि आप एक तिजारती सरगर्मी कर रहे हैं, उस तिजारती सरगर्मी के नतीजे में आपको मुनाफा मिल रहा है, तो पब्लिक भाड़ में जाए, उनको क्या लगे पब्लिक के साथ। अगर पब्लिक के साथ सरोकार होता तो ये ऑफिशियली ये हुकूमती रवैया हो सकता है कि पब्लिक भाड़ में जाए। सर हम यहाँ पे ये हुकूमती रवैया है, बिल्कुल। मैं अगली खबर से साबित करूंगा ये हुकूमती रवैया कैसे है। देखिए कि ये क्या लेस्को ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, लेस्को ने बताया है कि हमने वोल्टेज कम कर दिए हैं।
लेस्को ने नहीं बताया, ये हमारे रिपोर्टर शाहिद सिपरा की स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे ये उन्होंने ग्रिड स्टेशन से डेटा कलेक्ट किया है, ये उन्होंने सार्फिन से डेटा कलेक्ट किया और उसकी बुनियाद पर ये स्टोरी है। लेस्को एंड पे मान रहा है, हाँ जी, क्या मान रहा है कि एयर कंडीशन चलते हैं हाँ। तो उसकी वजह से वोल्टेज कम हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ये क्या बात है कि एयर कंडीशन, आप ऑफिशियली अनाउंस करें हाँ। कि जनाब इस ड्यूरेशन में वोल्टेज कम होगा हाँ। शहरी जो है वो कम से कम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इस्तेमाल करें। आप कम से कम उनको तंबीह कर दें, और आप ये भी नहीं करने के लिए इस तरह के ऐलानात भी नहीं कर रहे, तो नतीजा सारिफीन को भुगतना पड़ा है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ महंगाई का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं और आपको बताएंगे किस तरह से अशिया खुरनोश महंगी हुई। साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, महंगाई के सुनामी में गरीब गौताजन, घी और तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुझे तो नहीं अब ये नई चीज़ें लगती, हर 3 दिन बाद जब आप यही खबरें शेयर करेंगे, जिनको असर होना चाहिए उनको बजाय इस चीज़ के कि थोड़ा सा एहसास हो जाए, वो तो एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। सुमरू साहब, इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद अब खत्म होता चला जा रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए जी, हमारा काम है चोट लगाते रहना, हम ये चोट लगाते रहेंगे और बार बार लगाते रहेंगे। हम रियासत को चलाने वाले हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा यही काम है, हम तो ये करते रहेंगे। आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, हम नहीं रोकने वाले। पहली बात तो ये तय है। दूसरी बात ये है कि ये 1 हफ्ते के अंदर, देखिए ये गैर मामूली बात है कि 1 हफ्ते में ऑयल या घी की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफा हुआ है, और ये इजाफा करने के लिए कंपनियों ने कोई हुकूमत से मंजूरी नहीं ली, और 13 रुपए तक जो है वो 1 लीटर या 1 किलो तक जो है, घी है तो 1 किलो, ऑयल है तो 1 लीटर, उसमें 13 रुपए तक इजाफा हो गया। अब ये इजाफा भी उस प्रोडक्ट पर हुआ है जो दर्जा दोम की प्रोडक्ट, दर्जा दोम की, बिल्कुल आपने अभी हम दर्जा अव्वल की बात नहीं कर रहे। और इस साल जो जारी साल है, जिसको 8 महीने गुजरे हैं, इस साल में घी और ऑयल की कीमतों में 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। महकमा शुमारियात जब भी अशिया खुरोनोश की कीमतों का मवाजना चार्ट जारी करता है, हर बरस जारी करता है, हर 3 महीने बाद भी जारी करता है, 4 महीने बाद भी जारी करता है, तो उसमें कीमतों का फर्क ये बताता है बार बार कि पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। और मुझे 2 रोज पहले इतनी तकलीफ हुई कि जब वजीर आजम पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मुल्क में गाड़ियों की कीमतों और गाड़ियों की जो सेल है वो उसमें इजाफा हो गया, और उसमें दादोशुमार बता रहे हैं। और मैं हैरान हुआ और मातम करने को दिल करता है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा होना इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है? बिल्कुल। अच्छा, अगर गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है तो पूरी दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई का ये असूल है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों ना हो, कि आपकी जब तलब बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है, तो कीमतें कम होती हैं। तो आपकी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, और हुकूमत गाड़ियों की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल ही नहीं कर सकी। जो गाड़ी 10 लाख की मिलती थी वो गाड़ी 19 लाख रुपए तक चली गई है, 18 लाख रुपए तक चली गई है, और उसके ऊपर ओन अलग है। तो आपका मुल्क का वजीर आजम जब मुल्क की तरक्की के इशारिये गाड़ियों की फरोख्त को समझे, तो मुझे बताइए कि वहां मातम करने को दिल नहीं करता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि उनको क्या लगे कि ऑयल की कीमत में इजाफा हो गया, उनको क्या लगे सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया, उनको क्या लगे दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। सुमरू साहब, गाड़ी तो नहीं लेनी थी आपने? नहीं गाड़ी देखिए, और अच्छा गाड़ी तो पता नहीं कब लेंगे और कब मुकद्दर नसीब में है, इस पर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी मुल्क की मुआशी इशारिये जितने हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल के बावजूद आप पेट्रोल की बात कर लें, आप घी की कीमतों की बात कर लें, आप जितनी अशिया जरूरी है उनकी कीमतों की बात कर लें, उसके बाद आपको जो इशारे बताए जाते हैं, जो बताया जाता है कि जी आलमी दुनिया से हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, पता नहीं इनके पास फिगर्स कहां से आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। इनके पास इंजीनियर हैं,
जो इंजीनियरिंग करते हैं और वो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, वो इंजीनियरिंग करके इनको राम करते हैं और ये पब्लिक को राम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हकाइक जो है उससे आंखें छुपाते हैं, आंखें चुराते हैं। हकाइक जब हम दिखाते हैं तो हमारे ये वैसे ही है कि जैसे कबूतर अपना शिकार होने से पहले बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले और कह दी मैं बच जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ये इनको आइंदा इंतखाबात में पता चल जाएगा। मुल्क के अंदर जो महंगाई हो रही है, उस महंगाई का अल्टीमेट नतीजा ये हो रहा है कि देखिए वेजेस में इजाफा नहीं हो रहा। बिल्कुल। आपने कहा कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो 18,000 रुपए हैं। आप 18,000 रुपए मिनिमम वेजेस रख रहे हैं। मुझे फैक्ट्रियों के अंदर आपकी मुतलका मिनिस्ट्री जो है वो विजिट करके देख ले, क्या वहां पे काम करने वाले जो लेबर है क्या उनको 18,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है? बिल्कुल। तो आपको अंदाजा हो जाएगा जब वेजेस कर रहे हैं कि आम आदमी का मयारे जिंदगी आपने जब वेजेस में इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? जो शख्स पहले 3 वक्त की रोटी खाता था वो 2 वक्त की खाएगा, जो 2 वक्त की खाता था वो 1 वक्त की खाएगा। और यहां तो शहरियों का, लोगों का बुनियादी मसला यही है कि उनको कम से कम पेट तो भरा होना चाहिए। अभी तो इस बात के मुतालबे नहीं हो रहे कि उनको तालीम दें, उनको अच्छी सेहत दें, उनको साफ पानी दें, साफ हवा दें। अभी तो उस तरफ बात ही नहीं हो रही। अभी तो बुनियादी नौयत की जो बुनियादी चीज है, माशाल्लाह से एक लिस्ट शेयर किया ना, इसमें से शहरियों को, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। तो हर जगह पर ये की हाल है। इसके बावजूद ये हुकूमत ये तवक्को कर रही है और ये समझ रही है कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है इन्होंने अपनी को ये दुनिया बसा रखी है जहां पर ये बड़े खुशहाल हैं। हाँ, ऐसे और अवाम से इनका कोई इनकी दुनिया बड़ी सादा सी दुनिया है। इनकी दुनिया जो है वो सदारती महल के अंदर है। इनकी दुनिया वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इर्द-गिर्द है, पार्लियामेंट लॉजिस के इर्द-गिर्द है। सुमरू साहब कब तक ये इक्तदार का नशा कब तक रहेगा? 2 साल बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने कहा। खत्म हो जाएगा नशा, ना सिर्फ उतारा जाएगा बल्कि इनको आइंदा के लिए दोबारा नशा करने से भी रोका जाएगा ताकि इनके नशा करने की वजह से अवाम जो है वो इनके खुमार का शिकार ना हो। सुमरू साहब सही मुतासिरीन में से एक हमने आज मुतासिर उठा लिया। मैं आपको यकीन, मैं ग्रॉसरी करता हूँ घर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं गुज़िश्ता 7 बरस से अपनी बेगम के साथ ग्रॉसरी करने जाता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 1 महीने की ग्रॉसरी जो 5-5.5 हजार रुपए में होती थी वो 17-18 हजार रुपए पे चली गई है। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, आपका जो इनकम है वो वहीं पर है। हाँ। आपकी या तो फिर इनकम भी उसी रेशो से बढ़ रही हो ना, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है। अब शहर के अंदर वो आम आदमी भी है जो मोटरसाइकिल पर निकलता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलता है, जो पैदल जाता है, जो साइकिल पर जाता है। सही कह रहे हैं। उसके लिए तो आपके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। उसके लिए तो आपने जिंदगी मजीद तंग कर दी। आपने नोटिस लिया कि हम जो है वो चीनी की कीमतें कम करेंगे। 105 रुपए किलो चीनी बिक रही। बिल्कुल सही। आपने जब 80 रुपए कीमत थी आपने कमीशन बनाया और सारा कुछ किया, कमीशन की फाइंडिंग्स आई, कल्प्रिट्स आइडेंटिफाई हुए, उसके बाद कीमत बढ़ गई, आपने कानूनी तौर पर इजाजत दे दी कि आप चीनी फरोख्त करें। खैर ये हालात जो हैं वो कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। आपने घबराना नहीं है क्योंकि बार बार आपको यही दर्स दिया जा रहा है कि आपने घबराना नहीं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर ये है जी, पंजाब कंपल्सरी होली कुरान बिल 2021 को मंजूर कर लिया गया है। कानून से नजरियाती बुनियाद मजबूत होगी, परवेज इलाही साहब का ये कहना है। जी सुमरू साहब कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए ये कानून तो अब पास हुआ है, लेकिन क्योंकि इस पे पहले ही हुकूमत इंस्ट्रक्शन जारी कर चुकी थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट पहले से हो चुका है। तमाम सरकारी स्कूलों में पहली जमात से लेकर 6ठी जमात तक नाजरा कुरान जो है वो पढ़ाया जाएगा और 6ठी यानी 7वीं जमात से लेकर मैट्रिक तक जो है वो तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से डिवीजन भी कर दी गई कि कौन कौन से पारे जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे पहली से 6ठी जमात तक और कौन सी सूरतें पढ़ाई जाएंगी 7वीं जमात से लेकर मैट्रिक तक। और उसके लिए पूरा खाका महकमा स्कूल को भेजा, महकमा स्कूल की जानिब से स्कूलों को भेज दिया गया और अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अब एक मसला है और उस मसले की तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन अभी तक कोई काम नहीं कर सका। अच्छा। और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई। मसला दरपेश स्कूलों को ये है कि कुरान पाक पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं है। अरबी का मजमून जो किसी दौर में कंपलसरी मजमून हुआ करता था और लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता था, हमने भी जब
मिडिल पढ़ी तो उसमें 6ठी 7वीं 8वीं जमात तक हमने अरबी को कंपलसरी मजमून के तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ा था। सही। वो ख़त्म हुआ, अरबी के टीचर नहीं है। तो इस्लामियात के टीचर प्राइमरी लेवल तक नहीं होते, स्पेशली आपके मिडिल स्कूल्स में होते हैं। अगर जो प्राइमरी स्कूल हैं लाजमी नहीं है वहाँ पे मैट्रिक की तालीम भी दी जा रही है। तो मसला ये है कि कुरान पाक कौन पढ़ाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मसला तय ना होने की वजह से अभी तक कुरान के पीरियड शुरू नहीं हो सके। सिलेबस पहुंच गया, सब कुछ हो गया, और हत्ता के रिकमेंडेड किताबें या जो सूरतें पब्लिश की गई हैं पब्लिशर्स की जानिब से, उसका पूरा उसका ध्यान छानबीन करके वो भी पहुंच गया, वो भी हो गया, लेकिन अब पढ़ाए कौन। बिल्कुल सही कहा। अब पढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर या महकमा स्कूल्स के साथ मुतलका स्कूलों के सरबराहान राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं जी अभी हम इसको देखेंगे। अच्छा, जब आप अभी हम इसको देखेंगे तो मुझे बताइए, कुरान की तालीम देने के लिए या सूरत पढ़ाने के लिए, और नाजरा भी चाहे आपने पढ़ाना हो, आपने उसमें तजवीद का ख्याल रखना है, आपने उसमें तलफ़ुज़ का ख्याल रखना है, आपने इसका ख्याल रखना है, वो एक शोबा है पूरा का पूरा, उसका एक माहिर है, उसका एक कारी है, उसका एक हाफिज है, जो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जानता है, समझता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस शख्स को कुरान पढ़ाने का तजर्बा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको उसका बुनियादी असरार और रमूज मालूम नहीं है, तो आपने उठा दिया, वक्त कम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम कुछ शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल की भी बात करेंगे। आपके सामने इस टाइम मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी जो है 9 और 10 मुहर्रम के स्पेशल जुलूस के हवाले से इंतज़ामात चल रहे हैं। अभी भी शहर में मजालिस हो रही हैं जिसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। साथ ही साथ कल जैसे कि 14 अगस्त है और रात को हम देखते हैं कि 13 अगस्त की रात मंचलों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोड्स पे निकल आती है। जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाता है। ऑल दो ये एक अलहदा से ही लाहौरियों की रिवायत है, लेकिन हमेशा से हम देख रहे हैं इसके लिए भी सिक्योरिटी के अलहदा से इंतजामात किए जाते हैं। तो कुछ 14 अगस्त के हवाले से जो तकरीबात होने जा रही हैं उनके इंतजामात भी डिस्कस करेंगे। शहर में 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन की जाएगी। ओवरऑल शहर में जराइम की सूरत हाल जो है उस पर भी हम जो है नज़र डालेंगे और पुलिस की कारकर्दगी क्या है। मनाजिर हैं, गवर्नर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि आपने मुलाज़े किया। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। साजिद कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DIG ऑपरेशन लाहौर है। साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक भी तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन स्टार्ट करना चाहूँगी, अब से कुछ देर पहले आपको पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के मनाजिर भी दिखाए जहाँ पर शहीद कांस्टेबल रमज़ान की नमाज जनाजा अदा की गई। रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के बहुत सारे जवान जो कि अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जो है अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करते थे। बिलाशुबा ये शहदा जो हैं इनका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ तो बहुत बुलंद है ही, हमारे लिए भी जो है इनकी फैमिलीज़ और इनका मकाम जो है वो बिलाशुबा किसी कदर कम नहीं हो सकता। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बिलाशुबा अफसोसनाक वाक़या था, किस तरह से बयान करेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन आप जब किसी शहीद का जनाजा अटेंड करते हैं, उसके वालिद से, भाई से, किसी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखते हैं, उनका एक जो शहीद के लिए उनके जज्बात होते हैं, डिपार्टमेंट भी सामने खड़ा होता है, बाकी भी जवान, बड़ा हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। ये हमारा 321वां शहीद है लाहौर पुलिस का, और पंजाब पुलिस के 1500 के करीब शहीद हैं। तो शोदा तो असल में हम शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली फ़ोर्स के लिए जो यूनिफॉर्म सर्विस होती है, उसके लिए शहीद तो बड़ी चीज़ होती है। वो एक एसेट होता है आपका, एक आपके डिपार्टमेंट की लाइफ होती है, लोगों के लिए मोटिवेशन होती है, आपके महकमे की इज़्ज़त होती है, और साथ साथ फिर उसकी फैमिली है। इसके अब 40 साल इसकी एज है, शकरगढ़ नारवाल का रहने वाला है। ये बच्चे हैं, इसके 4 बेटे हैं, छोटे बच्चे हैं। अब वो हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल होती है, दोनों तरफ हमने बैलेंस करना होता है, इमोशंस में भी और फोर्स के मोराल में भी, उनका ख्याल भी रखना होता है, तसल्ली भी देनी होती है। लेकिन ज़ाहिर है शहीद का रुतबा यकीनन बड़ा है, हमारा मज़हब भी कहता है बड़ा है, और लोग सोसाइटी में हम उसको हर लेवल पे, आपने देखा होगा हमारे पिछले बड़े जो शोदा हुए हैं, जो भी लोग यहाँ पे यौम शोदा भी मनाया गया, जी यौम शोदा मनाया गया, हर लेवल पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है। एक फैमिली खुशी फील तो करती है, बट उनके ख़ानदान में कमी होती है। लेकिन अगेन
जहाँ पे भी मैंने ये जितने जितने शोधा से इनकी फैमिली से मिला, उनके प्रोग्रामों में गया हूँ, घरों में इनके गया हूँ, फोर्स को उसके बाद मिलते हैं तो जज्बे में कोई कमी नहीं होती। क्योंकि ये मतलब जैसे रात का वाक़या अगर ले लें तो अगर ये ज़्यादा बहादुरी ना दिखाते हैं हमारे 2 कांस्टेबल, तो वारदात करके वो जा रहे थे, उनको जाने देते, उनका पीछा ना करते, पकड़ने की कोशिश ना करते, और जब सामने से नज़र आ रहा है कि वो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आप पे फायर कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर बहादुरी ना दिखाते तो शायद ये ना होता। बट वो मैंने हमेशा यही देखा है कि हमारा जवान सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद मुश्किलात में, हमारा मुश्किल नौकरी है, हर तरफ से आपको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है, गलतियां भी होती हैं, फिर आपको जान हथेली पे रख के जो है काम करना, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा है कि हमारे जवानों में जज्बे की कोई कमी नहीं। बिलाशुबा आपने ठीक कहा। तो जी हमारे लिए बहुत सारी जो है नेक ख्वाहिशात और दुआएं जो हैं वो शहीद के लिए हैं, उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। इरफान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। थोड़ा सा इसी के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, शहर में कुछ ओवरऑल जराइम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। बिलाशुबा पुलिस के जवान हमें ड्यूटियों पर नज़र आते हैं, जगह जगह पर नाके भी लगे हैं। ये क्राइम जो है शहर में क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? ऑलमोस्ट हम हर रोज़ अपनी जब खबरें नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, शहर का कोई इलाका हमें सेफ़ नहीं नज़र आ रहा ना। इसमें देखें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें और अगर आप बाहर रोज़गार की सूरत हाल देखें तो आपको कभी अभी थोड़े दिन पहले FIA के अंदर जॉब्स आई तो वहाँ पे सिर्फ कुछ 200 के करीब जो जॉब्स थी और उसके लिए आपके 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों ने वहाँ पे अपने पेपर जमा करवाए हुए थे। यही हालात है पुलिस में। जहाँ पे भी आप जब जॉब्स आती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो सीटें होती हैं मुख्तसर सी, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग आए होते हैं। जब इनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब इनके रोज़गार नहीं चलेंगे तो बहुत से ऐसे हालात पैदा होंगे कि या तो लोग खुदकुशियाँ करेंगे या क्राइम की तरफ आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी रही बात कि एक इन्वेस्टिगेशन विंग हमारे पास होता है जिसका काम है कि डाकुओं को पकड़ना। देखें, इतने बड़े शहर के अंदर वारदात होना ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, लेकिन उस वारदात के बाद उसको ट्रेस करना एक काफ़ी जो है अहम मसला है, क्योंकि हमारे पास 80% क्राइम ऐसा है जो रिपीट ऑफेंडर कर रहे हैं। सही कहा। जो लोग एक दफ़ा किया उन्होंने, उसके बाद वो या तो मुकदमा जब दर्ज किया गया उसमें सुकम आ गया या इन्वेस्टिगेशन में सुकम आ गया, या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर भी काफ़ी फ्लॉज हैं, उसकी वजह से वो बाहर आसानी से आते हैं और दोबारा यही काम करना शुरू करते हैं। जब तक इनकी आप मुकम्मल तौर पे इनको पकड़ेंगे नहीं, इनको सज़ाएँ नहीं दिलवाएंगे, तब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल आपने इसे कहा। साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये जो पुलिस सिस्टम में नकाइस हैं, इसके लिए हम क्यों कोई प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहे हैं? देखें, पहले जो बात पहले चल रही है उसको थोड़ा सा मैं भी उस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्राइम को आप बात करते हैं, हम ज़रा पुलिस प्रोफेशनल के तौर पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं, एनालाइज भी हम करते हैं और दुनिया के बाकी शहरों के साथ या पाकिस्तान के बाकी शहरों के साथ उसको कंपैरिजन भी करते हैं कि क्राइम एक्चुअली है कितना। तो जो हम एक होता है रजिस्टर्ड क्राइम होता है, एक जो क्राइम कॉल्स हैं जो 15 पे आती हैं डायरेक्ट, वो बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है, हम एक्चुअली अपना एनालिसिस हमने क्राइम कॉल्स के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो क्राइम कॉल्स हैं वो कंपैरेटिवली उसमें कमी है। बट चूँकि आप 84 पुलिस स्टेशन हैं, अगर 84 पुलिस स्टेशन में से 40 में भी कोई इंसिडेंट दिन में होंगे, चाहे वो 2000 की मोबाइल स्नैचिंग हो गई या इवन 2 पार्टीज़ में लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे साथ वारदात हो गई है, आपको पहला वाला पोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है जिसमें आपको ये बताया जाता है। क्योंकि तकरीबन हमारे जो 15 पे कॉल्स आती हैं उसमें 20-30% कॉल्स ऐसी होती हैं कि जो लड़ाई झगड़े को, लेन देन के मामले को क्राइम बना के, वारदात बना के, डकैती बना के पेश करते हैं। रीज़न कि वो ये चाहते हैं कि अगर आप नॉर्मल अपना इशू बताएंगे तो उसकी हैंडलिंग डिफरेंट है, क्योंकि हम अर्जेंट मैटर्स को अलग तरीके से डील करना होता है और नॉन अर्जेंट को ज़रा हम थोड़ा डिफरेंटली डील करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो वो अपने मामले को अर्जेंट और क्राइम बनाने के लिए, ताकि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बने, वो इस तरह की कॉल्स भी करते हैं। सेकेंडली, हम क्राइम कंपेरिजन को अगर देखें दुनिया सारी के साथ हम करें, अगर हमारे लाहौर के पॉपुलेशन के कंपैरिजन के साइज़ में जाएं तो आप न्यूयॉर्क और लंदन को देख सकते हैं, वो उसका क्राइम डाटा आपके सामने। आप अपने आप को तसल्ली नहीं, तसल्ली नहीं दे रहा, तसल्ली बिल्कुल नहीं दे रहा। आप जो है ना वो उनकी क्राइम को डाटा को जो है ना वो इस पे उनके जो वेबसाइट्स हैं उस पर मौजूद है, वो आप खुद भी देख सकते हैं।
यहाँ की जो 15 की कॉल्स आप अच्छा, सेफ सिटी अब से ले सकते आपने हैं। कहा खुद भी देख सकते हैं, हम तो खुद मुतासिरीन में शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरे अपने घर के बाहर जो है वारदात हुई, तो हम किस तरह कह दें कि स्ट्रीट क्राइम में जो है वो कमी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये वाला पॉइंट असल यही है, जब आपके साथ हुई तो आपको लगता है कि पूरे शहर में यही कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसे नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम यहाँ बैठ के पूरे शहर को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और खुद भी मुतासिरीन में शामिल हो गए, तो फिर हम कैसे ना कहें। नहीं, लेकिन आप ये भी देखें कि आप जो फैक्टर्स हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि 84 पुलिस स्टेशन है, 40 पुलिस पोस्ट हैं, कोई 1.25 करोड़ की आबादी है, उसके ऊपर जो हमारी पुलिस फोर्स, पुलिस का रेशो है, यानी कि एक मैन पे कुछ 380 पे एक पुलिस वाला है। पुलिस पॉपुलेशन रेशो भी आप देख लें, रिसोर्सेज का भी देख लें, साथ साथ फिर हमारा जो एक्चुअली रिसोर्स एलोकेशन होती है वो एक डिफरेंट इशू है। फ़र्ज़ करें कि अभी मुहर्रम है, तो पहले 10 दिन मुहर्रम के जब मेजर बल्क मेरा ड्यूटी इधर लगी होगी तो कोई साइड इग्नोर होगी। रमज़ान है, रमज़ान की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है, ईदैन की तरफ 14 अगस्त की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज आपको प्रायोरिटी पे शिफ्ट करनी पड़ती हैं। जब एक शहर आप शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ जगह खाली होगी तो होने का चांस ज़रूर है, लेकिन ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि दुनिया में कोई जो जगह है वो क्राइम फ्री नहीं है। और लेकिन साथ में ये भी मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जिस तरह से हम सेंसेशनलाइज करके क्राइम को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते हैं, दुनिया किसी मुल्क में होती नहीं है। अच्छा, मैं अभी इरफान, जो गुज़िश्ता दिनों वाक़या पेश आया, जो एक शहरी से उसके घर की दहलीज पर पैसे लूटे गए और फिर उसने काफ़ी मज़म्मत की कोशिश भी की, बुजुर्ग शहरी थे, डेथ भी हो गई। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये हम देख रहे हैं कहीं पर हमारे यहाँ अब वो वहाँ से मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वापस चले भी जाते हैं, कहीं पर कोई ऐसा सिस्टम शहर में है ही नहीं कि कैमरों से उनको ट्रेस किया जाए और प्रॉपर कोई फॉलो अप लिया जाए। क्यों ऐसा है? अना, देखें, जो बात डीआईजी साहब ने की कि हमारे पास जो वसाइल की कमी है, वसाइल की कमी एक वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अब ये न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क के क्राइम को अगर देखा जाए तो हमारे लाहौर से जो है वो कम ज़्यादा होगा। उसमें एक और चीज़ भी है। मैं न्यूयॉर्क कवरेज के लिए जब हम लोग गए इलेक्शन की, तो हमने जाके वहाँ से पूछा NYPD के ऑफिस से कि कितनी डिप्लॉयमेंट की गई, तो उसमें बताया गया कि 5000 पूरे शहर के अंदर डिप्लॉयमेंट की है। अब हमारे हालात ये हैं कि हम एक मुहर्रम की ड्यूटी होगी, 9 और 10 का जुलूस निकलेगा तो उसके लिए 10,000 हम ड्यूटी लगाएंगे। एक जलसा होगा तो उसके लिए हम 5 से 7,000 जो लोगों को वहाँ पे सारा फोकस कर देंगे उसी के ऊपर। तो हमें गैजेटरी की बहुत ज़रूरत है। आप देखें, न्यूयॉर्क में अगर 5,000 पूरे इलेक्शन के लिए कवरेज के लिए वो सिक्योरिटी लगा रहे हैं, तो हम सिर्फ एक जलसे के लिए 10,000 या इससे ज़्यादा ड्यूटी लगा देते हैं, या मुहर्रम के जुलूसों के लिए हम 10,000 से ज़्यादा ड्यूटी लगा देते हैं। तो गैजेटरी की हमें काफ़ी जो शदीद ज़रूरत है और इसकी तरफ हुकूमत को फोकस करना चाहिए। और जब ये चीज़ें नहीं होती तो मामला ख़राब होते हैं। जैसे आपने बात की कि कैमराज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे 40% से ज़ायद कैमराज जब ख़राब होंगे, जब हमारे पास सिस्टम नहीं होगा इनको ट्रेस करने का, जब इनको पकड़ने का, जब हमारे कानून के अंदर सुकम होंगे यही मुलजिम, आप अंदाज़ा करें कि पिछले 5 साल के दौरान जो चोरी, डकैती या जो नॉर्मल क्राइम जिसको हीनियस क्राइम भी कहा जाता है, उसमें मर्डर, किडनैपिंग, इन केसेस को छोड़ दें या रेप के केसेस को छोड़ दें, बाकी तमाम केसेस में कन्विक्शन रेट हमारा 0 है। हम किसी एक मुलजिम को भी सज़ा नहीं करवा पाए। तो जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो क्राइम आप कहें कि हम कंट्रोल कर लेंगे इसको मुकम्मल तौर पे, तो ये मुश्किल है। इसके लिए जहाँ पे गैजेटरी की ज़रूरत है, वहाँ पे कानून के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई मुलजिम पकड़ा जाए तो कानून ऐसा हो हमारा, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हों कि उसको कार्रवाई का सज़ा मिले। मैं डीआईजी साहब का कमेंट चाहूँगी कि कानून कोई ऐसा क्यों नहीं मौजूद है। बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जराइम के खात्मे के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल होने की ज़रूरत है। अमल दरामद कवानीन कुछ ऐसे होने चाहिए, जैसे कि इरफान भी जिक्र कर रहे थे, तो डीआईजी साहब से ही हम जान लेते हैं। पकड़े जाते हैं ऐसे लोग, उनको सज़ाएं भी दे दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लोग बाहर आ जाते हैं, कानून क्योंकि उतना सख्त नहीं है, एक डर खौफ जो इंसान के सर पे होना चाहिए वो नहीं उस तरह से रहता, दोबारा से उन्हीं किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। आप नहीं समझते कानून सख्त होना वक्त या हम ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अब देखें ना, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा, जो मतलब कॉम्बिनेशन में जो होलसम चीज़ है, उसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं, रिहेबिलिटेशन आगे उसको रिफॉर्म करने का प्रोसेस होता है, जैसे ये पंजाब प्रोबेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे 4-5 कंपोनेंट्स मिला के तो बनता है। ठीक। पुलिस उसमें से एक कंपोनेंट है। पुलिस का काम है प्रिवेंशन करना, क्राइम को रोकने की कोशिश करना, और हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना।
डिटेक्ट करने के बाद हम एविडेंस इकट्ठा करके जमा करा देते हैं। अब जो इश्यूज़ जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, एक जो समझ लें कि एक इफेक्टिव किस्म की पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसमें थोड़ी मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ साथ जैसे एविडेंस कलेक्शन है, जो एविडेंस हम इकट्ठा करते हैं कोर्ट्स और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, वो डेफिशिएंट होता है, वो ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमें अपने एविडेंस कलेक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में जो वर्कलोड, एक बंदे के ऊपर अगर किसी के पास अगर 50 केस होंगे तो उसके बजाय अगर उसके पास 5 केस होंगे तफ्तीश के लिए तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ये सारा जो ह्यूमन रिसोर्स वाली कमी वाली साइड बात करते हैं। फिर साथ साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो एज ए गाइड काम करे पुलिस को, उसकी जो गलतियाँ निकालें उनको ठीक करवाएं, उनको ट्रेनिंग के उनमें हिस्सा बने, जो हो भी रहा है। बट वो मतलब आप समझ लें कि वो ऑर्गेनाइज्ड या प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं है। बट जो अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्शंस IG ऑफिस से आती हैं या DPOs या यूनिट हेड्स अपने अपने तौर पे करते हैं, वो करते हैं। उसके साथ साथ फिर कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन, और जो मतलब सिस्टम में आप देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक को अरेस्ट करते हैं और वो कन्विक्ट नहीं हो रहा, या कन्विक्शन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, तो कुछ रीजंस होंगी ना। एग्जैक्टली। तो बेहतर तरीकाकार किसी भी चीज़ को ठीक करने का ये होता है कि उसके ऊपर बाकायदा एक अच्छा सा एनालिसिस परफॉर्म करके, बहुत सारे डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट केसेस में करके उसकी वो रीजंस आइडेंटिफाई करके उनको ठीक किया जाए। तो ये करेंगे तो इम्प्रूवमेंट पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब अगर आप कहें कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले था, ये कहें कि उसी लेवल पे आई उससे पीछे गया, ये बात नहीं है। उससे चीज़ आगे तो जा रही है, बट इंक्रीमेंटल है, स्लो है, उसको मज़ीद फास्ट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सिस्टम। सही। इरफान, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हम बारहा मनशियात के हवाले से ख़बरें देते रहते हैं और उसमें हमेशा जब इन दी एंड हम देखते हैं तो जो पुलिस कारकर्दगी है उस पर भी बहुत सारे सर सवालात आते हैं कि बहुत सारे पुलिस एहलकार इसमें मुलव्वस हैं। क्यों है ऐसा? क्यों हम जगहों की निशानदेही होने के बावजूद इन मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर? हमारी नौजवान नस्ल इससे तबाह होती चली जा रही है। देखें, मनीशात जो है, नारकोटिक्स, ये अगेन मैं फिर बात करूंगा कि दुनिया के हर सोसाइटी का प्रॉब्लम है, खाली पाकिस्तान का नहीं है, सब जगह का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे तो हम उस हिसाब से इतना इसके ऊपर फोकस नहीं करते। दुनिया में के लिए स्पेशल टास्क फोर्स इसमें बनती हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं। अब ये सारा काम है डिमांड सप्लाई का। डिमांड मौजूद है तो सप्लाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। पुलिस वाले अगर हमारे किसी इस काम में इन्वॉल्व होते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई करते हैं जो हम किसी नारकोटिक डीलर के साथ या सप्लायर के साथ करते हैं। उसके खिलाफ भी डिसमिस भी नौकरी से होता है, FIR भी होती हैं। और साथ साथ इसमें जो आप समझ लें कि जो एक अवेयरनेस है ना, फ़र्ज़ करें आप यंग जनरेशन की बात करते हैं तो अब वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी बदल गए हैं। व्हाट्सएप है, आप सोशल मीडिया है, डिफरेंट ऑनलाइन सेलिंग है चीज़ों की, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। हम इवन ये तक भी करते हैं कि कोई अगर हम ऐसा बंदा पकड़ते हैं कि जो फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट्स को सप्लाई कर रहा है, तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप, उसके मोबाइल के एनालिसिस करके सारे स्टूडेंट्स के नंबर निकालते हैं, उनके पेरेंट्स से रब्ता करके उनको बुला के इंडिविजुअली गाइड भी करते हैं कि आपके बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं, आपकी हेल्प के बगैर ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। और साथ साथ इवन जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उसके जो सिम्टम्स हैं कि कौन सी अगर ड्रग आपको यूज़ कर रहा हो तो उसकी क्या बिहेवियर में तब्दीलियां होंगी, वो तक हम अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इरफान ये चीजें हमें कम होती तो नजर नहीं आ रही हैं, फिर तो इनमें कमी आनी चाहिए। ये तो हर गुजरते दिन के साथ ना देखिए, इसमें ना कुछ और चीज़ें भी हैं कि हमारे पास हुकूमत में कोई अभी हुकूमती तौर के ऊपर, सतह के ऊपर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको रिहेबिलिटेट करे। बिल्कुल। आप देखिए शहर के अंदर आपको 35-36 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको नशेई बैठे नजर आएंगे। Exactly. अब पुलिस के पास इख्तियारात नहीं है। पुलिस अगर फर्ज करें इनको पकड़ती भी है तो इसको डिटेंशन, इसकी बहुत बड़ा इशू है कि जो नशेई अगर पकड़ के इसको हवालात में रखेंगे ये अपने आप को ब्लेड मार लेंगे। इसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पुलिस एहलकार जो उनको पकड़ने गए उनको ब्लेड मार दिया, उन्होंने उनको जख्मी कर दिया। अगर इनको हवालात में रखेंगे, हवालात में अगर ये वहाँ पे अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं वो भी पुलिस पे पड़ेगी। इसके लिए इदारे बनाने की ज़रूरत है। और मेरी कमिश्नर लाहौर से भी इस हवाले से बात हुई, उनका यही कहना था कि इनके हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, जैसे PH अथॉरिटी है या बाकी अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, ऐसे ड्रग एडिक्ट जो हैं इनके लिए भी हम अथॉरिटी बना रहे हैं। इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको फ्रूटफुल शहरी जो हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखें ये चीज़ें अभी सारी जो हमें बातों में नज़र आती हैं या फाइल वर्क के अंदर नज़र आती हैं, इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसी वजह से जब वही बात कि अगर डिमांड होगी तो सप्लाई तो आएगी। सप्लाई के लिए, सप्लाई रोकने के लिए और भी इदारे हैं। अगर बड़ी बल्क के अंदर चीज़ें आ रही हैं तो उसके लिए हमारे पास ANF का इदारा मौजूद है, बिल्कुल सही, जो अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए डिमांड कितनी ज़्यादा है कि इतनी बल्क में पकड़े जाने के बावजूद
उससे बड़ी तादाद जो है वो शहर में आ भी रही है। सिर्फ शहर में नहीं, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो इसके लिए जहाँ पे वही बात के अगर आप कानून साजी सख्त करेंगे, जो इदारे आपके बने हुए हैं वो उसके ऊपर वर्किंग करें, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आप वर्किंग करें, क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी जो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स की मैं खसूसी तौर पे बात करूं, तो वहाँ पे आपको 80% के करीब जो ऐसी नौजवान नस्ल है वो इस नशे की लत में लगी हुई मिलेगी। तो इसको रोकने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ पुलिस तो एक छोटा सा उसमें कंपोनेंट है कि पुलिस ने अगर किसी के पास मंशियात बरामद हुई, इसका मुकदमा दर्ज किया, उसको हवालात में भेज दिया, जो लोग नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पकड़ा, हवालात में रखा, उसको बाद में अदालत में ये भी रिपोर्ट होता है ना कि खुद पुलिस एहलकार भी मुलव्विस देखें होते हैं, ऐसे सरपरस्ती में डेफिनेटली ये सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम क्या बाकी इदारे भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ इनके लिए हम कर क्या रहे हैं, इनको रोकने के लिए पेरेंट्स की असल जो ड्यूटीज़ हैं वो पेरेंट्स की भी हैं और इसके साथ साथ टीचर्स की भी हैं। देखिए सोसाइटी को मिलजुल के सब ने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करेंगी तो फिर ही सोसाइटी बेहतर होगी। और मंशियात की जो बात है, इसमें मंशियात में जितनी इसकी इकसाम आ चुकी हैं, जितनी लोग इसकी यूजेज बढ़ चुकी है, वो इंतहाई खौफनाक चीज़ है और इसके लिए हमें हुकूमती सतह के ऊपर इकदाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं, यहाँ पर हम हमेशा एक चीज़ मेंशन करते हैं कि सिक्योरिटी जिस लेवल की होनी चाहिए उस तरह नहीं है। नशियात भी आती जाती हैं, लोग असलहा भी लेकर आते जाते हैं। डू यू थिंक कि वहाँ पर कैमराज, वहाँ पर आपके जवान, सब कुछ एक्टिव है, उस लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग है? जी, अब देखें ना, अगेन वही वर्कलोड पे चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं। लाहौर इतना बड़ा शहर है और डेली बेसिस पे अब बल्कि ये एक्सटेंड करता करता बाकी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुका है। तो डेली बेसिस पे जितनी इसमें एंट्री और एग्जिट होता है, अगर आप ये कहें कि 100% हर गाड़ी को डिटेल में चेक किया जाए तो पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए अगेन जो स्मार्ट वर्क्स होते हैं कि यही होता है कि हम डिप्लॉयमेंट स्मार्ट करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद हमें बताया जाए, हम लोगों को बताएं जो नाके पे मौजूद हैं किस किस्म की गाड़ियाँ चेक करनी है। फिर नारकोटिक्स के हवाले पे वो सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड वर्क होता है। ये कभी कभार होता है कि कोई वॉक थ्रू गेट्स भी खराब है, हमारे पास गैजेट्स भी उस लेवल जी जो एंट्री पॉइंट पे वॉक थ्रू गेट्स तो ऐसा नहीं होते। स्कैनर्स किसी ज़माने में लिए गए थे, बट दुनिया में ऐसा कोई ऐसा स्कैनर है नहीं कि जो एक्सप्लोजिव को डिटेक्शन करता हो और नार्कोटिक को मतलब डिटेक्ट करता हो। वो उसके लिए एनालाइजर्स होते हैं, आपके पास गाड़ी रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। आप फर्ज करें किसी ने सामने तो रखी नहीं होती, गाड़ी के फ्लोर के नीचे कोई चीज़ कंसील्ड है तो उसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। नार्कोटिक और एक्सप्लोजिव दोनों के लिए आपको डॉग्स की ज़रूरत है। तो वो उनका भी अगेन डॉग्स का भी ये होता है कि वो एक सर्टन टाइम के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो उनकी प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है। तो जो एक्सप्लोजिव एनालाइजर्स होते हैं या नार्कोटिक एनालाइजर्स होते हैं, दुनिया सारी में यूज़ होते हैं, वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं और उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट का अवेलेबल होना और उसकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। कोशिश हम करते हैं कि हम जितना मैक्सिमम फ़र्ज करें, अभी इस तरह मुहर्रम है, 14 अगस्त है, तो इसमें हम ज़रा हाइट एंड सिक्योरिटी रखेंगे एंट्री पॉइंट्स पे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जितने मैक्सिमम हम चेक करें, उसके लिए हम ज़्यादा लोग लगाएंगे ताकि हम जो एंट्री का फ्लो है, जो इनकन्वीनियंस लोगों के लिए वो भी ना हो कि हम बिल्कुल लाइन लगा के बंद करके बैठ जाएं और 3 किलोमीटर तक लाइंस लगी हुई हैं, बट मैक्सिमम चेकिंग भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। कल 14 अगस्त है और शहर में तकारीब भी होंगी, इसके साथ साथ रात को जो मंचलों को कंट्रोल करना है उसके लिए भी पुलिस ने कोई प्लानिंग बना रखी होगी, वो भी हम जानेंगे। और इसके साथ 9 और 10 मुहर्रम का सिक्योरिटी प्लान क्या है, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और लाहौरियों का एक अपना ही अंदाज़ होता है जश्न आज़ादी को जो है वो मनाने का, और इस्तकबाल का जो अंदाज़ होता है इरफान, मैं तो देखती हूँ और हमेशा से मैं सल्यूट पेश करती हूँ अपने रिपोर्टर्स को जो कि बाहर खड़े होके लाइव कवरेज कर रहे होते हैं। जाहिद साहब और आप हमेशा से ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, कितना मुश्किल होता है? फिर मैं सर पे आना चाहूँगी, ये तो वाकई बहुत मुश्किल ड्यूटी है। वाकई मुश्किल होता है जब आप कैमरे के सामने खड़े रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और पीछे से यहाँ से कोई बाजा बजा रहा है, आपके बाजा बजा रहा है, कोई ऊपर कोई चीज़ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस हालात में पैनल की आवाज़ भी सुनना कि हम ऑफिस के साथ जो लाइन थ्रू है उसमें ना तो उसकी आवाज़ आ रही है और उधर से उनकी बाजों की आवाज़, और वो वाकई लेकिन है कि मज़े का भी होता है कि आप उस सेलिब्रेशन खुद कभी ऐसे जश्न आज़ादी मनाई? अपने बचपन का कोई वक्त याद है कि नहीं इस तरह की तो देखें, इस तरह की तो कभी नहीं सेलिब्रेशन नहीं की कि आप बाजे लेके लोगों को तंग करें
या वन व्हीलिंग करें या बाइक के ऊपर जो है वो लोगों को तंग करते गुजरें। वाकई, और ये किसी भी तरह की सेलिब्रेशन भी नहीं है और इन चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। खैर, इन चीज़ों के सदेबाप के लिए हमेशा पुलिस एक्टिव रहती है। क्या प्लानिंग है आज की? जिस तरह से आपने कहा कि लाहौर का अपना अंदाज है, तो लाहौर पुलिस का भी अपना ही अंदाज होता है इसको रोकने के लिए। यानी आपने भी डंडे शंडे तैयार रखे हुए हैं। 15 को होता है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जैसे आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ को उसके हले गुल्ले को सोचने के बाद बंदा इस नतीजे पे आता है कि खुशी भी किसी दायरे के अंदर मनानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही आप खुशी ज़रूर मनाएं, दूसरे को तकलीफ में न डालें, दिल-आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी की दिल-आज़ारी ना करें, किसी को तकलीफ में न डालें, अपनी एक दूसरे की जान खतरे में न डालें। मतलब हमें फोकस करना पड़ता है, हवाई फायरिंग पे करना पड़ता है, वन व्हीलिंग पे करना, बाइक्स तैयार करते हैं लोग जी। वो हम जो पिछले मरतबा जिन पे FIRs हुई उन पे हम दोबारा आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह उनके पास, और जिन्होंने बाइक तैयार करने वालों पे भी हम पहुंच जाएंगे। और अगर रिपीट ऑफेंडर्स होगा तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये बेशक मेरी तरफ से पैगाम भी है उनके लिए कि अगर पहले भी FIR आप पे इस काम की हुई है, ये पहले आपने अपना कोई श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा और दोबारा की है, तो फिर उसके लिए सख्ती होगी। क्योंकि हमें बुनियादी तौर पे लाहौर के सारे शहरियों के जो हुकूक़ हैं वो हमने उनके लिए इंश्योर करने के लिए जो अपना रोल अदा करना है। आप किसी दूसरे के लिए, किसी फैमिली के लिए, किसी बच्चों के लिए, बच्ची के लिए जो सड़क पे हैं उनके लिए आप किसी परेशानी या मुश्किल का या एम्बेरसमेंट का बायस बनेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मनाना चाहिए, खुशी को मनाना चाहिए। आप यौम आज़ादी है, सबको खुशी होती है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको खुशी ना होती हो, लेकिन किसी कायदे कानून और दायरे के अंदर। हमने सारा जो वन व्हीलिंग, जो हवाई फायरिंग, उसके अलावा जो हलड़बाजी होती है, जो ट्रैफिक ब्लॉक होता है, ट्रैफिक के साथ मिलकर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान, सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया हुआ है। रोड पे देखते हैं, आज़ादी फ्लाईओवर पे देखते हैं, मंचलों का एक तूफान सा नजर आता है। जी बिल्कुल, इस तरफ ये तो आपके सामने है ना। बाकी जो DHAs हैं, बैरियाज हैं, जो बाकी जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी रोड्स हैं, जहाँ पे आप म्यूजिक लगा के आप ट्रैफिक ब्लॉक करके बाकी लोगों, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी और जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, कोविड की वजह से तो आपको मजीद एहतियात भी बरतनी है जी। ये पुलिस एहलकार जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनके लिए भी उतना ही खतरा है, आप लोगों के लिए भी उतना ही खतरा है। सेलिब्रेशन ज़रूर कीजिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, उसको फॉलो कीजिए। जश्न आज़ादी के बाद 9 और 10 मुहर्रम एक बड़ा इवेंट है, प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान की जाती है। शहर के बड़े जुलूस आपको पता है कौन कौन से हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग भी कर ली होगी। कितने पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, क्या प्लान तश्कील दिया गया? जी, हमारा एक्चुअली अब तो मुहर्रम स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से और 30 सफ़र तक 2 महीने पे एक्सटेंड करता है पूरे जो प्रोग्राम हमारे। बट हमारा जो मेजर कंपोनेंट है, आप ये समझें कि जो मुहर्रम के पूरे महीने के प्रोग्राम है उसमें से 70% मजालिस और 74% जुलूस जो वो पहले 10 दिन में हो जाते हैं। उसमें 7 से 10 मुहर्रम हमारा सबसे बिजी टाइम होता है, जिसमें आप समझ लें कि एक टाइम में एवरेज कोई 500 के करीब मजालिस और तकरीबन कोई 98-100 के करीब जुलूस पर डे हो रहे होते हैं पूरे लाहौर में। तो हमने कवर तो पूरे लाहौर को करना है, बट 9 और 10 मुहर्रम को, 10 को चूँकि एक ही मरकज़ी जुलूस होता है तो सारा फोकस हमारा उस तरफ होता है। और वो तकरीबन पूरा इनर सिटी का है, तो उसको हमने पूरे शहर को, इनर सिटी को हम पहले सील करके पूरा उसको प्रॉपर एक पूरे को वेन्यू अपना बना देते हैं ताकि जितना मैक्सिमम सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकें वो करें। 9 और 10 मुहर्रम को मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हमारी होती है, तकरीबन वो 10,500-11 हज़ार के करीब जाती है। जुलूसों के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट है और फिर शहर के अंदर हम इसको जो एक समझ लें कि एक सिक्योरिटी सर्कल कायम करते हैं कि जो कुछ भी मेन जुलूस की तरफ लोग आपके आ रहे हैं, चाहे वो ज़ायरीन में से हैं या चाहे दूसरे इलाके के रहने वाले हैं, तो जितना हम उनको स्कैनिंग कर सकते हैं करें ताकि हम एक सिक्योरिटी जितना मैक्सिमम इंश्योर कर सकते हैं वो करें। साथ साथ हमारा जो इनके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, चाहे वो बानियान हैं मजालिस के या जुलूस के लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि कोई ऐसी फ़िरकावारियत की बात ना की जाए, कोई जो आपके ज़ाकरीन हैं वो कोई ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से कोई मसला पैदा हो या किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो, या इवन आपके इंटरनल जो इंटरसेक्ट जो हम अपने मसलक के अंदर यानी मजहबी मुनाफरत के लिए भी जो है वो मसलक के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम हल कराते हैं। साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स जो 11-12 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें रेस्क्यू 112 है, लेस्को है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इन सब के भी अपना अपना रोल है। वो सारे अपना अपना काम साथ कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह से मुहर्रम एक सेंसिटिव मामला है उसमें, और लाहौर चूँकि पूरे पंजाब का एक फेस है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मॉडल के तौर पे आप उसको देखते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी सी भी बदमज़गी भी हो तो वो ज़रा मल्टीप्लाई होकर नज़र आती है। तो उसके लिए हम कोशिश होती है कि 100%, आप देखें इतने बड़े शहर में इतने ज़्यादा प्रोग्रामों में हर जगह कुछ ना कुछ होने का चांस ज़रूर होता है। बिल्कुल आपने तो इसमें हमारे ऑफिसर्स और जो जवान है खराज तहसीन में उनको पेश करता हूँ कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ख़ास तौर पे और 7 से 10 तक ये समझ लें कि कोई
20 घंटे के करीब डेली ड्यूटी कर रहे होते हैं। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि तो मैं यहाँ पर ज़रूर शहरियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप भी उनके साथ ताउन कीजिए। जहाँ कहीं पर भी रास्ते बंद किए गए हैं मजालिस की वजह से, वहाँ पर आप लोग भी थोड़ा सा ताउन कीजिए, ऑल्टरनेट रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। सिक्योरिटी रीजंस जहाँ पर ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए ही सड़कों पर मौजूद है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो हमने बहुत सारी काम की बातें तो कर ही ली हैं, किस तरह से सारी प्लानिंग की गई है, जितने भी अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, मौजूदा मुल्क में जो हमने जराइम की सूरत हाल है वो भी डिस्कस किया, कोशिश की कि आप लोगों के मसाइल भी जो हैं वो DIG साहब तक पहुँचाए। कि एक मुनफरिद अंदाज़ हमने DIG साहब का देखा। प्रोग्राम बनाम सरकार अभी जब ऑन एयर होगा आप लोग देखेंगे भी डिटेल में, लेकिन उसकी कुछ झलकियाँ पहले आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप लाहौरी खाने पसंद है? जी, मतलब ज़िंदा रहने के लिए खाना तो वैसे ज़रूरी होता है, लेकिन अदरवाइज लाहौर के फिर खाना तो मशहूर है, और वो भी अंदरून लाहौर का, तो फिर क्या बात। और ज़ुहैब ने आपको जिस पॉइंट से खाना खिलाया वो कैसा था? वो अच्छा था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। और वो मेरा अपना ये ख्याल है कि अंदरून लाहौर के मेजॉरिटी या ऑलमोस्ट सारे ही खाने ऐसे होंगे क्योंकि मशहूर तो है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। सारे ऐसे हैं जी। बिल्कुल जी, लाहौरी खानों का तो कोई नाम ही नहीं है। खैर, हमने कोशिश की कि आज के शो में हम डिटेल में कुछ शहर की सिक्योरिटी भी डिस्कस करें और साथ ही साथ 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। बिलाशुबा हमारी सारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं और ताउन भी शहरियों का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ रहेगा तो खुश उसलूबी से ये तमाम सिलसिला जो है अंजाम तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके के लिए। इरफान, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं जी। PTI MP हैं मलिक असद खोखर, जिनको कलमदान सौंप दिया गया है और महकमा हाउसिंग की जिम्मेदारियां मलिक असद खोखर के सपुर्द की गई हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।